गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, फाइनेंशियल ईयर 25-26 मतलब असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइलिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन काफी सारे लोग जब अपना आईटीआर फाइल करने बैठते हैं तो उनको यही पता नहीं रहता कि उनके ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होगा, कौन सा आईटीआर फॉर्म उनको सेलेक्ट करना चाहिए। अब होता क्या है कि वो रॉन्ग आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी आईटीआर या तो डिफेक्टिव हो जाती है या फिर उनको डिपार्टमेंट से कोई नोटिस रिसीव हो जाता है या फिर अगर उनका कोई रिफंड बन रहा होता है तो वो अटक जाता है। तो अगर आपको भी इसी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो में हम एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे कि किस इनकम के लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होता है, जिससे कि आप अपना करेक्ट आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट कर पाए, अपनी करेक्ट आईटीआर फाइल कर पाए और आगे चलकर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी फेस ना करनी पड़े। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कोई भी पर्सन 5 तरह से अपनी इनकम को अर्न कर सकता है। या तो किसी पर्सन को सैलरी या फिर पेंशन की इनकम मिल रही होगी। सैलरी या पेंशन की इनकम है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, जैसे कि कोई फ्लैट है, कोई घर है, कोई ऑफिस है, कोई शॉप है, जिसको आपने किराए पर दे रखा है, तो वहां से आपको रेंटल इनकम रिसीव हो रही होगी, तो वो इस हेड के अंदर जाकर टैक्सेबल हो जाती है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप प्रोफेशनल हैं, तो इस वाले केस में उस बिजनेस और प्रोफेशन से जो भी इनकम मिलती है वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इस हेड के अंदर जाकर टैक्सेबल हो जाती है। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे कि शेयर्स खरीद रखी हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद रखे हैं, आपने कोई प्लॉट, कोई फ्लैट, कोई घर खरीद रखा है, इस तरह से आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आप उस प्रॉपर्टी को सेल करते हो तो आपको कैपिटल गेन की इनकम होती है, जो कि इस हेड के अंदर जाकर टैक्सेबल हो जाती है। अब अगर आपको कोई और इनकम होती है, जैसे कि बैंक से आपको सेविंग बैंक की इंटरेस्ट मिलती है, फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट मिलती है, डिविडेंड इनकम होती है, फैमिली पेंशन की इनकम होती है, या फिर अगर आपको क्रिप्टो की इनकम होती है, विनिंग की इनकम होती है, गेमिंग की इनकम होती है, तो इस तरह की जो इनकम होती है वो सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर टैक्सेबल हो जाती है। अब देखिए, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, हम इनकम को अर्न करते रहते हैं। जैसे अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो हमने इस साल अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग इनकम को अर्न किया होगा। अब जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है तो उसके बाद में जो असेसमेंट ईयर आता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 का असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 26-27। तो असेसमेंट ईयर में क्या होता है कि हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होता है कि हमने किन किन सोर्सेज से इनकम को अर्न किया, कितनी इनकम को हमने अर्न किया, हमारी टोटल इनकम कितनी थी, हमको कितनी डिडक्शन मिल गई। अब इस इनकम में से डिडक्शन को माइनस करने के बाद हमारी नेट इनकम कितनी थी, इस नेट इनकम पर हमने कितना टैक्स पे किया, अगर हमारा कोई रिफंड बन रहा था तो रिफंड कितना था, तो सारी इंफॉर्मेशन हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हम डिपार्टमेंट को कैसे देंगे, तो वो देंगे हम अपना आईटीआर फाइल करके। आईटीआर मींस इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहाँ तक तो सब ठीक है, हमको आईटीआर फाइल करना होता है और अपनी इनकम की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देनी होती है। लेकिन प्रॉब्लम तो यही आती है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म हमको फाइल करना होता है, क्योंकि हमारे पास 7 तरह के आईटीआर फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6 एंड आईटीआर 7। 7 अलग अलग तरह के आईटीआर फॉर्म हमारे सामने अवेलेबल होते हैं। हमारे ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होगा, प्रॉब्लम तो यहाँ आती है। अब देखिए, इसमें ये जो 3 आईटीआर फॉर्म होते हैं, आईटीआर 5, आईटीआर 6 एंड आईटीआर 7, ये तो एक बहुत ही स्पेसिफिक आईटीआर फॉर्म्स होती हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे कि आईटीआर 5 फॉर्म होता है, ये कौन फाइल कर सकता है, तो अगर आप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो आप आईटीआर 5 फॉर्म फाइल करेंगे। आप एओपी हैं, बीओआई हैं, आप आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन हैं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या फिर लोकल अथॉरिटीज हैं, तो आपके लिए आईटीआर 5 फॉर्म एप्लीकेबल
एप्लीकेबल होता है। अगर आप कंपनी है, चाहे आप डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, आपको ITR 6 फॉर्म फाइल करना होता है। ITR 7 फॉर्म एप्लीकेबल होता है उन लोगों के ऊपर जिनकी इनकम जनरली एग्जेम्प्ट होती है, जैसे कि चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट हुई, पॉलिटिकल पार्टी हुई, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, तो इनकी इनकम जनरली एग्जेम्प्ट होती है और इनके ऊपर ITR 7 फॉर्म एप्लीकेबल होता है। प्रॉब्लम अराइज होती है इन ITR फॉर्म के लिए, है ना, इन ITR फॉर्म के लिए कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये जो ITR फॉर्म्स होते हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3 एंड ITR फॉर्म, ये जो फॉर्म्स होते हैं ये एप्लीकेबल होते हैं इंडिविजुअल और HUF के लिए। तो एज एन इंडिविजुअल जब हम अपना ITR फाइल करने बैठते हैं तब हमको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमको ITR 1 सेलेक्ट करना है, ITR 2 सेलेक्ट करना है, ITR 3 सेलेक्ट करना है या ITR 4 फॉर्म सेलेक्ट करना है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस कंफ्यूजन को भी अभी दूर करते हैं। देखिए एज एन इंडिविजुअल कितनी ITR फॉर्म हमारे लिए अवेलेबल होती है, ITR 1, ITR 2, ITR 3 एंड ITR 4। ओके, इन 4 फॉर्म में से हमें अपना फॉर्म सेलेक्ट करना होता है। अब देखिए आपको देखना क्या होता है, क्या आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं, आप क्या बिजनेसमैन हैं या फिर आप प्रोफेशनल है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आपको बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम हो रही होती है। तो अगर आपको बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम हो रही होती है, ठीक है, इसके साथ में आपकी कोई भी इनकम हो सकती है, आपको सैलरी से इनकम हो सकती है, पेंशन से इनकम हो सकती है, आपको हाउस प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव कर सकते हैं, आप कैपिटल गेन की इनकम हो या फिर कोई अदर सोर्सेज की इनकम हो, जो कि अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है, इसके साथ में आपकी कोई भी इनकम है या नहीं है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम क्या देखेंगे, क्या बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है। अगर बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है तो हमारे लिए या तो ITR 3 फॉर्म एप्लीकेबल होगा या फिर ITR 4 फॉर्म एप्लीकेबल होगा, राइट। अब अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है, बाकी आपकी कोई भी इनकम है, आपकी कोई भी इनकम है, बस बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो फिर आपके लिए या तो ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल होगा या फिर ITR 2 फॉर्म एप्लीकेबल होगा, सिंपल। तो अगर आप बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, कौन सा ITR फॉर्म आपको देखना है, ITR 3 या फिर ITR 4। अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशन से कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है तो फिर आपको कौन सा ITR फॉर्म देखना है, या तो ITR फॉर्म 1 या फिर ITR फॉर्म 2, सिंपल। अब जब हम बिजनेस और प्रोफेशन नहीं करते, हम बिजनेस और प्रोफेशन नहीं करते, तो कौन सा ITR फॉर्म हमको देखना है, या तो ITR फॉर्म 1 या फिर ITR फॉर्म 2। अब इसमें से जो ITR फॉर्म 1 होता है ना, ये सिंपल फॉर्म होता है। ITR फॉर्म 1 एक सिंपल फॉर्म होता है, 10 से 15 मिनट में आसानी से आप खुद से बैठकर इसको फिल कर सकती हैं। ITR 3 एंड ITR 4 बिजनेस और प्रोफेशन अगर हम करती हैं, कौन सा फॉर्म देखना, ITR 3 ITR 4। इसमें से जो ITR 4 फॉर्म होता है ना, ये एकदम सिंपल फॉर्म होता है जिसको आप खुद से बैठकर आसानी से फिल कर सकते हैं अगर आपको इनकम टैक्स की थोड़ी नॉलेज है तो। ये जो फॉर्म होता है इसको सहज भी बोलते हैं, मतलब ITR फॉर्म 1 ये तो नाम है, इसके अलावा इसका दूसरा नाम है सहज, और इस वाले फॉर्म को बोला जाता है सुगम, क्योंकि दोनों का मतलब ही क्या होता है, सिंपल, ठीक है। तो इसमें जो ITR फॉर्म 1 होता है ये एक सिंपल फॉर्म होता है जिसको सहज बोला जाता है, और ITR 4 फॉर्म होता है ये एक सिंपल फॉर्म होता है जिसको सुगम बोला जाता है। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपके बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है, आपकी कोई भी इनकम है, सबसे पहले आपको देखना है क्या आपके ऊपर ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल हो रहा है, क्या आप ITR 1 फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ITR 1 फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो फिर आपके लिए ITR 2 फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, तो आपको देखना है क्या आप ITR 4 फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म होता है। पहले आप देखो कि आप सिंपल फॉर्म में आ रहे हो। अगर आप ITR 4 फॉर्म के लिए एलिजिबल हो तो ठीक है, अगर आप ITR 4 फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो तो फिर आप ITR 3 फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, फिर आपको 3 फॉर्म फाइल करना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, क्या हमारी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है, अगर है तो ITR 3 या ITR 4 फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अब आपको देखना है क्या आप ITR 4 फॉर्म फाइल कर सकते हो, अगर आप फाइल करोगे, इसके लिए एलिजिबल होगे तो ये फाइल करोगे, अदरवाइज अगर आप इससे आउट हो जाओगे तो आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा, ITR 3।
ओके। अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम अर्न नहीं करते हो, फिर आपकी कोई भी इनकम हो, तो आपको किन फॉर्म की तरफ जाना है, ITR 1 या फिर ITR 2। सबसे पहले आपको देखना है क्या आप ये सिंपल फॉर्म ITR 1 फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। अगर आप एलिजिबल हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर आपको किसकी तरफ आ जाना है, ITR 2 फॉर्म के लिए आ जाना है। क्लियर? बहुत सिंपल सी चीज थी, इतनी चीज तो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इतनी चीज समझ में आ गई, फिर अब आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि ITR 1 फॉर्म, जिसको मैंने क्या बताया था, जिसका क्या नाम होता है, सहज। ITR 1 फॉर्म कौन फाइल कर सकता है, ठीक है, कौन एलिजिबल है। पहले हमें क्या देखना है, ITR 1 फॉर्म के लिए कौन एलिजिबल है, ठीक है। अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल कर देते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो, आप ITR 1 फॉर्म फाइल करोगे। इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हो तो फिर आप किस में चले जाओगे, ITR फॉर्म 2 की तरफ। ओके, हु कैन फाइल, कौन फाइल कर सकता है, आप रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। इसका मतलब अगर आप नॉन रेसिडेंट है या फिर आप इंडिविजुअल नहीं है, आप HUF है, तो आप ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। क्लियर? तो एलिजिबिलिटी को बस हमको ध्यान रखना है, हम एक एलिजिबिलिटी ध्यान रख लेंगे ना, तो फिर हम समझ जाएंगे कि कौन सा फॉर्म हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होता है, सैलरी या पेंशन से इनकम हो रही हो तो आप ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकती हैं, 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही हो तो भी आप ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकती हैं। तो ये जो है इस बार का चेंज है। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि केवल एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ही आप ITR 1 में दिखा सकते थे। मतलब आपको अगर 2 घर से रेंट रिसीव हो रहा होता था तो इसके लिए आप ITR 1 फॉर्म के लिए इनएलिजिबल हो जाते थे। फिर आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होता था, ITR 2। बट इस साल एक अच्छा चेंज आया है, अगर आपको 2 घर से रेंटल इनकम मिल रही है फिर भी आप ITR 1 फॉर्म में उसको शो कर सकती हैं, ITR 1 फॉर्म आप फाइल कर सकती हैं। राइट? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम हो रही हो, कोई भी आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही हो, सेविंग बैंक की, फिक्स डिपॉजिट की, ठीक है, या कोई अदर डिपॉजिट की, फैमिली पेंशन की इनकम मिल रही हो, डिविडेंड इनकम मिल रही हो, आप ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको क्रिप्टो की इनकम हो रही है, अगर आपको लॉटरी की इनकम हो रही है, अगर आपको विनिंग की इनकम हो रही है, ठीक है, गेमिंग की इनकम हो रही है, कैजुअल इनकम है आपकी, तो फिर आप ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप इससे आउट हो जाओगे। कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, अगर आपकी ये वाली इनकम हुई तो ITR फॉर्म 2। ठीक है, अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है लेकिन वो 5,000 रुपए तक है तभी आप ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। 5,000 से ज्यादा होगी तो आप ITR 2 फॉर्म फाइल करेंगे। अगर आपको कैपिटल गेन की इनकम है, लेकिन कौन सी वाली, सेक्शन 112A वाली, मतलब जो आपको शेयर मार्केट से, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहां से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम होती है, वो भी 1,25,000 रुपए तक, तो आप ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकती है। ये जो चेंज है, ये चेंज भी लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर ये चेंज आया था। देखिए होता क्या है ना कि अगर आपको शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जिसका एक सेक्शन है सेक्शन 112A, सेक्शन 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो वो अगर आपका 1,25,000 तक का होता है तो वो फुली एग्जेम्प्ट होता है, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। टैक्स आपको कब पे करना होता है, जब वो 1,25,000 से ज्यादा होता है। तो 1,25,000 तक की इनकम है तो वो तो एग्जेम्प्ट होती है। 1,25,000 से ज्यादा का गेन है तो जो एक्सेस गेन होता है उस पर आपको 12.5% की रेट से टैक्स पे करना होता है। क्लियर? लास्ट ईयर तक क्या होता था, लास्ट ईयर से पहले क्या होता था कि अगर आपका एग्जेम्प्ट, जो गेन आपका एग्जेम्प्ट है उतना भी अगर आपका गेन हो रहा है ना, तो आपको ITR फॉर्म 2 की तरफ जाना पड़ता था। ठीक है, थोड़ा सिंपल फॉर्म से थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्म की तरफ जाना होता था। तो लास्ट ईयर ये चेंज किया गया है, जो कि एक अच्छा चेंज है कि अगर आपके शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और वो केवल 1,25,000 रुपए तक का है, आपका एग्जेम्प्ट है, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, तो आप उसके लिए ITR फॉर्म 1 फाइल कर सकते हैं। और जितनी भी आपकी इनकम है, पूरी जो टोटल इनकम है वो होती है 50 लाख रुपए तक की इनकम है, 50 लाख से ज्यादा नहीं है, 50 लाख रुपए तक की इनकम है, तो फिर आप ITR फॉर्म 1 फाइल कर सकते हैं। सिंपल सी ये कंडीशंस बस आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो आप ITR फॉर्म फाइल जो 1 है, ITR फॉर्म 1
फाइल कर सकती हैं। अब आईटीआर फॉर्म 1 कौन फाइल नहीं कर सकता? अगर आप नॉन रेसिडेंट है, अगर आप इंडिविजुअल नहीं है, आप एचयूएफ है तो आप फाइल नहीं कर सकते, 2 हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा की इनकम है तो आप फाइल नहीं कर सकते, क्रिप्टो, लॉटरी विनिंग, कैजुअल इनकम अगर आपको होती है तो आप आईटीआर फॉर्म 1 फाइल नहीं कर सकते, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा होती है तो आप फाइल नहीं कर सकते, अगर आपको ये वाला कैपिटल गेन नहीं है ना, अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप फाइल नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है लेकिन शेयर मार्केट वाला नहीं, कोई अदर प्रॉपर्टी वाला, ठीक है, कोई लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, इनको सेल करने वाला होता है तो आप फाइल नहीं कर सकते, या शेयर मार्केट वाला ही होता है लेकिन 1,25,000 से ज्यादा का होता है तो आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकते, और टोटल अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? आईटीआर फॉर्म 2। ओके इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। इन केसेस में भी हम आईटीआर फॉर्म 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। कब? अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, ठीक है, भले ही आपकी कोई और इनकम हो या ना हो, आप आईटीआर फॉर्म 1 फाइल नहीं कर सकते, फिर आपको 2 की तरफ जाना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमने डिस्कस कर ही लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1,25,000 हमने डिस्कस कर ही लिया। अगर आप किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को होल्ड करते हो, ध्यान दीजिए, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को होल्ड करते हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर आपने एक दिन के लिए भी किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स को होल्ड किया है तो आप आईटीआर फॉर्म 1 फाइल नहीं कर सकते, फिर आपको 2 की तरफ जाना होगा। अगर आपने इंडिया के बाहर फॉरेन में कोई असेट ले रखी है, ठीक है, फॉरेन में आपने कोई असेट होल्ड कर रखी है, फॉरेन में आपका कोई बैंक अकाउंट है या फिर आपका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है, आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है, तो भी आप आईटीआर फॉर्म 1 को फाइल नहीं कर सकते। अगर आपके क्या होती है, इनकम आती है इंडिया के बाहर से, किसी भी तरह की कोई इनकम आती है आउटसाइड इंडिया, तो आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। अगर आपका सेक्शन 194N में टीडीएस डिडक्ट हुआ है, 194N में टीडीएस कब डिडक्ट होता है? जब आप बैंक से अपना ही पैसा एक लिमिट से ज्यादा निकाल लेते हैं तो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर देती है। किस सेक्शन में? 194N में। तो आप आईटीआर फॉर्म 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपका कोई पिछले साल का लॉस आ रहा है या फिर इस साल आपको कोई लॉस हुआ है जो कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरीड फॉरवर्ड लॉस है आपका, तो फिर आप आईटीआर फॉर्म 1 फाइल नहीं कर सकते, राइट। तो पिछली वाली कंडीशंस देखनी है, इनसे आउट हो जाते हैं तो फॉर्म फाइल नहीं कर सकते, और ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर इनको फुलफिल कर देते हैं आप तो फिर आईटीआर फॉर्म 1 फाइल नहीं कर सकते। फिर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होगा आपके लिए? आईटीआर फॉर्म 2। ओके तो आईटीआर 2 ये कौन फाइल कर सकता है? एनी इंडिविजुअल, एनी का मतलब आप चाहे रेसिडेंट हो चाहे आप नॉन रेसिडेंट हो, ओके। और अगर आप एचयूएफ है तो फिर आप आईटीआर फॉर्म 2 फाइल करेंगे, क्योंकि एचयूएफ के लिए आईटीआर फॉर्म 1 एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। हु इज नॉट एलिजिबल टू फाइल आईटीआर 1, आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है तो आईटीआर 2 में आप आ जाएंगे। एंड नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो वो तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है ही, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है तो 1 और 2 तो आपको देखने ही नहीं है, फिर तो आपको 3 और 4 में से कोई फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। क्लियर? तो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 इनको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आ जाते हैं, देखिए अब हमने क्या बात करी थी, 3 और 4। 3 और 4 किसके लिए एप्लीकेबल होती हैं? बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है अगर आपकी, ठीक है, चाहे 1 रुपए की भी हो, आपके लिए आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फॉर्म एप्लीकेबल हो जाता है। ओके सबसे पहले हमें ये वाला फॉर्म देखना है, ठीक है, कौन सा फॉर्म? सुगम। क्या ये फॉर्म, क्या हम इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में फॉल हो रहे हैं? ठीक है, अगर हम ये आईटीआर 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं, ठीक है, और आईटीआर 4 फाइल नहीं कर पाएंगे तो फिर किसकी तरफ जाएंगे? आईटीआर 3 की तरफ, ठीक है। अब आईटीआर 4 फॉर्म कौन फाइल कर सकता है? वो पर्सन जिसकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम हो, और बिजनेस और प्रोफेशन में भी कौन सी वाली? जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी रिटर्न को फाइल कर रहा हो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जिसने ऑप्ट कर रखी हो, राइट। तो होता क्या है कि अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE आप ऑप्ट कर सकते हैं। 44AD में क्या होता है कि आपको अपने टर्नओवर का 8% या फिर 6% मिनिमम प्रॉफिट शो करना होता है, ऑप्शन होता है आपके पास।
ठीक है। 44 किसके लिए होता है? प्रोफेशनल्स के लिए, कि आपको मिनिमम 50% प्रॉफिट शो करना होता है अपनी जो रिसीट्स है उसका। और 44A होता है ट्रांसपोर्टर के लिए, जो कि गुड्स कैरियज के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो ITR 4 फॉर्म कौन फाइल कर सकता है? जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर रहा हो, सिंपल, ठीक है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो आप ITR 4 फॉर्म फाइल करेंगे, राइट। तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं या फिर HUF हैं, तो HUF ITR 1 HUF तो फाइल नहीं कर सकते थे, वहां पे ITR 2 ही वो फाइल कर सकते थे। लेकिन 3 और 4 अगर आप देख रहे हैं तो 4 के लिए जो HUF है वो एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन रेसिडेंट ही इनका होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट है तो ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे। रेसिडेंट फर्म, पार्टनरशिप फर्म है, अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो भी आप ITR 4 फॉर्म फाइल कर सकती हैं, लेकिन LLP ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर आप रेसिडेंट हैं, इंडिविजुअल हैं, HUF है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, आप बिजनेस और प्रोफेशन करती हैं और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करती हैं, तो फिर आप ITR 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद में आपकी कोई और इनकम हो सकती है, ठीक है, सैलरी या पेंशन की इनकम आपकी हो रही हो तो भी आप ITR 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। बिजनेस कर ही रहे हैं, बिजनेस के साथ आपको पेंशन इनकम रिसीव हो रही है, सैलरी इनकम रिसीव हो रही है, तो भी आप ITR 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही हो, तो ये बाकी की जो कंडीशंस है ना, जो हमने ITR फॉर्म 1 के लिए देखी थी, सारी सेम है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर भी एक ही हाउस प्रॉपर्टी हुआ करती थी, इसी साल का चेंज है कि 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, आप ITR 4 फॉर्म में शो कर सकते हैं। अदर सोर्सेज की इनकम है, इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड इनकम, लेकिन कैजुअल इनकम नहीं होनी चाहिए, जो कि हमने 1 में देखी थी, सेम कंडीशन। अदर सोर्सेज की इनकम है, फाइल कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम है, 5,000 रुपए तक की है, ITR 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। कैपिटल गेन की इनकम है, कौन सी? एग्जेम्प्ट वाली, जो कि टोटली एग्जेम्प्ट होती है, रिपोर्ट करनी है बस आपको, ओके, तो आप ITR 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। उसके बाद में सारी इनकम का टोटल 50 लाख तक होना चाहिए, तभी आप ITR 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं, राइट। तो ITR 4 फॉर्म फाइल कौन नहीं कर सकता? अगर आप नॉन रेसिडेंट है आप फाइल नहीं कर सकते, अगर आप LLP है आप फाइल नहीं कर सकते, अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपना ITR फाइल नहीं करना चाहते, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट नहीं करते, तो ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। अगर आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा की इनकम होती है, ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी कैजुअल इनकम होती है, क्रिप्टो, विनिंग, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम, ठीक है, लॉटरी की इनकम, ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा की होती है, ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो फाइल नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है बट शेयर मार्केट वाला नहीं होता तो आप फाइल नहीं कर सकते। अगर आपको शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है लेकिन 1,25,000 से ज्यादा का होता है तो आप ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। और अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा की होती है तो आप ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। फिर आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना होगा? ITR 3, राइट। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस थी जो कि हमने ITR 1 में देखी थी, सेम कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी, तो ये तो हमने पढ़ लिया था। LLP नहीं कर सकती। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो फिर आप ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो एक्सीडिंग 1,25,000 या फिर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को होल्ड कर रखा है एट एनी टाइम, एक दिन के लिए भी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आप फाइल नहीं कर सकते। आपके आउटसाइड इंडिया, फॉरेन में अगर आपके पास कोई असेट है या फिर आपके कोई बैंक अकाउंट है या फिर बैंक में साइनिंग अथॉरिटी भी है आपके पास, आप फाइल नहीं कर सकते। या फिर आपको इंडिया के बाहर से कोई भी इनकम मिल रही है तो आप ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। 194N में कैश विड्रॉ किए एक लिमिट से ज्यादा आपका TDS डिडक्ट कर दिया बैंक ने, आप ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं, आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, आप उस फर्म में पार्टनर हैं, तो फिर आप ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। क्यों फाइल नहीं कर सकते? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, आपको इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन ये आपको मिल रहा होगा, ठीक है, उस फर्म का प्रॉफिट मिल रहा होगा। अब इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन ये टैक्सेबल हो जाती है पार्टनर के हाथ में। कौन सी इनकम होती है? ये इनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानी जाती है, ठीक है, जो भी रेम्युनरेशन मिलता है वो आपकी किसकी इनकम मानी जाती है? बिजनेस एंड प्रोफेशन की। लेकिन क्योंकि ये आपके बिजनेस का टर्नओवर नहीं है,
आपके बिजनेस का टर्नओवर नहीं है ना, इसलिए आप इसको प्रिजम्पटिव में नहीं दिखा सकते। देखिए प्रिजम्पटिव में जो होता है वो टर्नओवर होता है, वो अपने बिजनेस का होता है। यहाँ पर जो अमाउंट मिल रहा है वो आपको अपनी फर्म से मिल रहा है, तो ये जो फर्म की इनकम होती है वो आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनती, तो आप इसको प्रिजम्पटिव में शो नहीं कर सकते। और अलग से शो करने के लिए ये जो फॉर्म होता है आईटीआर फॉर्म, इसमें कोई हेड नहीं होता, इसलिए आईटीआर 3 फॉर्म में उसमें अलग से दे रखा होता है कि आपको इंटरेस्ट मिल रही है फॉर्म से वो बताओ, रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो बताओ, तो वहां पर अलग से कॉलम होते हैं उसको शो करने के लिए। इसलिए अगर आप फॉर्म में पार्टनर हैं और वहां से आप इंटरेस्ट है, रेम्यूनरेशन है, इसको रिसीव कर रहे हैं, तो आप आईटीआर 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। और बहुत सारे पार्टनर्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम इसको अपनी टर्नओवर के साथ मिक्स कर लेंगे और प्रिजम्पटिव 6%, 8% या 50% जो भी एप्लीकेबल होता है वो दिखाकर हम अपना आईटीआर फाइल कर देंगे। रॉन्ग होता है, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर आपको कोई ब्रॉड फॉरवर्ड या फिर कैरी फॉरवर्ड लॉस होता है, पिछले साल का कोई लॉस आ रहा है या फिर इस साल का लॉस है जो कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, आप आईटीआर 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। 50 लाख से ज्यादा की अगर आपकी टोटल इनकम है तो आप आईटीआर 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। क्लियर? तो कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा इन सारे केसेस में? आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा आईटीआर 3। तो आईटीआर 3 कौन फाइल कर सकता है? हर कोई फाइल कर सकता है। मोस्ट डिटेल्ड, सबसे बड़ा जो फॉर्म होता है ना वो आईटीआर 3 फॉर्म होता है। हर तरह की इनकम की डिटेल्स इसमें आपको देनी होती है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा लेंथी फॉर्म, सबसे ज्यादा लेंथी फॉर्म कौन सा होता है? आईटीआर 3। कौन फाइल कर सकता है? एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी एचयूएफ हो, चाहे आप रेसिडेंट है चाहे नॉन रेसिडेंट है, हु इज नॉट एलिजिबल टू फाइल आईटीआर 1, 2 और 4। तो जो ना आईटीआर 1 फाइल कर सकते, 2 फाइल कर सकते, ना 4 फाइल कर सकते, समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा आप आईटीआर फाइल करें, तो आईटीआर 3 फॉर्म आप फाइल कर दो, ठीक है। सारी तरह की इंफॉर्मेशन आप इसमें दे सकते हो। हैविंग इनकम अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, चाहे किसी भी हेड की आपकी इनकम हो रही हो, आप आईटीआर 3 फॉर्म फाइल कर सकते हो, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख रहे हो तो आप आईटीआर 3 तो फाइल करोगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रख रहे, प्रिजम्पटिव बेसिस पर ही आप अपने आईटीआर को फाइल करना चाहते हो, लेकिन आईटीआर 4 फॉर्म फाइल क्यों नहीं कर पा रहे प्रिजम्पटिव के केसेस में? क्योंकि किसी अदर कंडीशन में फॉल कर गए, या तो आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, या फिर आपको फॉरेन से इनकम हो रही है, या फिर आपकी टोटल इनकम 50 लाख है, तो इस वाले केस में आप आईटीआर 4 से तो आउट हो जाओगे ना। तो कौन सा आईटीआर फॉर्म फिल करोगे? आईटीआर 3। तो आईटीआर 3 में भी आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम को रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हर तरह की इनकम आप इसमें शो कर सकते हो, राइट? ओके, तो ये थी पूरी वीडियो आईटीआर फॉर्म्स के बारे में। आईटीआर फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एकदम अच्छे से बता पाऊं, आपको चीजों को रटना ना पड़े, चीजें आपको समझ में आ जाए और आप अपनी समझ से अपना जो फॉर्म है उसको सेलेक्ट कर पाओ। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको पीपीटी का लिंक चाहिए तो मैं पीपीटी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।